हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर एक बार फिर से। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने नेफ्थलीन रिलेटेड पूरी कहानी बताई थी कि नेफ्थलीन्स क्या होती हैं, किस तरीके से सिंथेसाइज होती हैं, उनके क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसी सीरीज़ में आगे जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने उठाया है वो है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन क्या है? ये भी एक तरीके का पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब कि इसके अंदर भी एक से ज़्यादा रिंग मौजूद होती हैं। तो अब एक से ज़्यादा रिंग मौजूद है इसके अंदर, तो हम पहले देखेंगे कितनी रिंग्स मौजूद है। यहाँ पर हम देखेंगे तो एंथ्रासीन के अंदर बिल्कुल सीधी सीधी जमी हुई 3 बेंजीन रिंग्स होती हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C14H10। ठीक है। इसके अलावा नॉमेनक्लेचर्स का कैसा होगा, यहाँ आप जो ये वाला पोजीशन है इसको 1 देंगे और ऐसे करते हुए आप 1 2 3 4 5 8 9 आप 8 तक यहाँ तक आ जाएंगे। ये रहा आपका 8, फिर 9 और 10 ये हो जाएगा आपका। इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं किसका? एंथ्रासीन का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नॉमेनक्लेचर यानी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो उस टाइम ना आप जो नंबरिंग होती है वो कुछ तरीके से करते हैं। आप कैसे नंबरिंग करते हैं? सेम स्ट्रक्चर रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, है ना। तो अब अगर आप गौर करोगे तो कैसा नाम बनेगा, क्योंकि 3 रिंग्स हैं, फ्यूज है आपस में, तो ट्राई साइक्लो। ट्राई यानी 3, साइक्लो, ठीक है, 3 साइकिल्स हैं, ट्राई साइक्लो। फिर वहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगे जहाँ पर फ्यूजन हो रहा है। जैसे 8 4 पर फ्यूजन है तो फ्यूजन लिखेंगे हम यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आता है टेट्राडेका। टेट्राडेका यानी कि 14, टेट्रा यानी 4, डेका यानी 10, टेट्राडेका। और फिर ये वो नंबर्स हैं जहाँ पर आपके डबल बॉन्ड्स मौजूद है। जैसे ये फर्स्ट पर है, फिर थर्ड पर है, फिर ये हमने फिफ्थ एज्यूम किया ना, तो फिफ्थ पे है, फिर 7 पे है, फिर उसके बाद 9, इसको हम 9 एज्यूम करेंगे तो 9 पे है, ये 11 पे है और यहाँ पर 13 पे है। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा तो मैं एक यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, उससे शायद थोड़ी सी आसानी हो। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो फर्स्ट, थर्ड, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद 7th 9th 11th और 13th। इन पर क्या है आपके डबल बॉन्ड्स हैं, इसलिए ये सब नंबर लिख के टोटल कितने डबल बॉन्ड है 7। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका हेप्टाइन। ठीक है। तो ये तो हुई एंथ्रासीन की बेसिक कहानी कि वो कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसे आपने उसको नाम दिया। अगली स्टोरी में हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, एलेबोरेट करके कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एंथ्रासीन का। तो जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है, 3 रिंग्स मौजूद है। 3 रिंग्स में आपके टोटल 14 कार्बन है एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर में, और इन 14 कार्बन से 10 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं। तो जो कार्बन कार्बन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन है वो हम जानते हैं कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिस वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और बाकी CH में आपका sp2s हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर सब जगह सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। अब हम ये जानेंगे सिग्मा बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हुए। सिंपली ये जो बॉन्डिंग चल रही है हाइब्रिडाइजेशन से स्पेसिफिक s ऑर्बिटल के थ्रू, उससे आपके सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जो p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन छूट जाता है सभी कार्बन्स के p ऑर्बिटल्स में, तो वो जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, वो सिग्मा बॉन्ड जो आपका सिग्मा ऑर्बिटल है ना, सिग्मा बॉन्ड्स, उससे कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से ये जो मैंने फॉर्म किया है, तो इस वजह से यहाँ पे एक ओवरलैपिंग होती है। उसका आधा पार्ट आपके प्लेन के ऊपर होता है, आधा पार्ट नीचे। इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या फॉर्म होते हैं, आपके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर आपके पाई बॉन्ड्स बनते हैं, तब आपके डबल बॉन्ड्स आते हैं ये वाले। ठीक है। ये हुआ स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ मतलब एंथ्रासीन की कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, तो ये जानते हैं वो एरोमेटिक है तो क्यों है। अब भाई एंथ्रासीन एरोमेटिक है क्योंकि ये फॉलो करती है हकल्स रूल को, है ना। हकल्स रूल को फॉलो कर रही है। हकल्स रूल क्या बोलता है कि कोई भी कंपाउंड जो साइक्लिक हो, जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो, प्लेनर हो और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें ये साइक्लिक है, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स भी मौजूद हैं, ये प्लेन भी है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना। नेक्स्ट जो कहानी आती है वो ये कि इसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है। तो हमें पता है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल 14 हैं,
फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 3 वैल्यू आ रही है। इट मीन्स क्या है, ये एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट कहानी आ रही है इसके रेजोनेंस की। रेजोनेंस शो करता है, ये कैसे शो करता है, इसकी अलग अलग 4 फॉर्म्स आपको देखने को मिलती हैं। शॉर्ट हैंड अगर आप लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बहुत ही गलत जगह लगाए हुए हैं गोले, बट आप प्लीज सही लगाइएगा। तो आप ऐसे भी शॉर्ट में इसको डिनोट कर सकते हैं, बट इसके जो अलग अलग स्ट्रक्चरल रेजोनेंस है या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये है सेम इसी वाले स्ट्रक्चर में जो आपको ये बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करेंगे, अपने आप मूव कर लेंगे इस तरफ, तब बनेगा आपका ये वाला स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमने क्या किया था कि फर्स्ट वाली रिंग में पूरे 3 स्ट्रक्चर थे, अब लास्ट वाली रिंग में पूरे स्ट्रक्चर्स हैं, और अगेन ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे ये मूव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 4 रेजोनेंस हाइब्रिड देखने को मिल रहे हैं, किसके, एंथ्रासीन के। अब इसमें ना एक खास बात होती है जो बिल्कुल गौर करने लायक है, वो ये कि जैसे बेंजीन में होता है ना, बेंजीन में चारों नहीं, सभी 6 कार्बन्स के बीच की दूरी एक समान होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखें 1 2 1 2 1 2, सब जगह 1 2 में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, बस यहाँ पर नहीं है। यानी कि मेजॉरिटी ये कहती है कि जो C1 और C2 है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास रहेंगे ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स में, इसलिए उनकी बॉन्ड लेंथ होगी इतनी, थोड़ी सी ज़्यादा। वहीं अगर हम C2 और C3 को देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी थोड़ी सी ज़्यादा। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर एंथ्रासीन बनती कैसे है, उसका सिंथेसिस कैसा होता है। तो हम यहाँ पर 2 तरीके की सिंथेसिस पढ़ेंगे। पहली हम पढ़ेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जैसे कि हमें पता है कि AlCl3 एज कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आपको एंथ्रासीन बनाना है तो आपको लगेगा बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड अपने आप से ही रिएक्ट करके, मतलब कि बेंजाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन। कैसे, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है हमारा, ये H जानबूझ के प्रोजेक्टिंग आउट करके बनाया गया है बाहर करके। तो होगा क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिमूव होगा, यहाँ पर ये रिमूव होगा, तो 2HCl यहाँ से हट जाएगा, ये CH2 ये रहा, ये CH2 ये रहा, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो अभी क्या बना है, 9,10 डाईहाइड्रो, यानी कि 9th और 10th पोजीशन पे एक एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर में। फर्दर क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और बन जाएगा आपका कंप्लीट एंथ्रासीन। फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या होगा, अगर आप और से देखें तो ये है हार्वर्ड सिंथेसिस। हार्वर्ड सिंथेसिस इसके पहले भी हमने पढ़ी थी, किसमें, नेफ्थलीन वाले चैप्टर में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको चाहिए थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ में, बेंजीन के साथ में रिएक्ट करेगा अगेन किसके प्रेजेंस में, AlCl3। तब क्या होगा, ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये यहाँ से क्लीव होगा, क्लीव होकर के इसमें बेंजीन जुड़ जाएगी, बेंजीन जुड़ जाएगी, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो यहाँ पे ये जो रिमूव हुआ है यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जो बनने वाला स्ट्रक्चर हमारा होगा वो क्या होगा, ऑर्थो बेंजोइक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड जो है उसमें एक बेंजोइल का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है ना, ये बेंजोइक एसिड है, अगर आप गौर से देखो तो ये इसमें आपको बेंजोइल जुड़ा है, तो ऑर्थो बेंजोइक एसिड बनेगा। H2SO4 के प्रेजेंस में वो क्या करेगा, H2O रिमूव करेगा अपने आप से। H2O रिमूव कहाँ से होगा, सपोज हमने ये H2O रिमूव कर दिया, ठीक, रिमूव हो गया। अब ये कहाँ होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगी। जब ये यहाँ पर जुड़ेगा तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो होगा 9,10 एंथ्राक्विनोन। ठीक है, एंथ्राक्विनोन बन गया। अब क्या होगा, जिंक के प्रेजेंस में यहाँ से ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाएगी और फर्दर बन जाएगा आपका एंथ्रासीन। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। किसकी प्रॉपर्टीज़, एंथ्रासीन के हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हम 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना।
तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी है तो थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहली बात मैं बात करूँ से कलर की, तो ये होता है कलरलेस। और कलरलेस कैसा? कलरलेस सॉलिड होता है ये। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ इसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 218 डिग्री सेल्सियस MP, मैं ऐसा शॉर्ट में लिख रही हूँ। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 340 डिग्री सेल्सियस। इसका BP होता है, ब्लड प्रेशर नहीं है ये, बॉइलिंग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ क्या खास बात है, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन। और एक और बहुत ख़ास बात क्या है इसकी, ये जब भी यूवी लाइट के एक्सपोजर में आता है, ऑन यूवी एक्सपोजर, ये क्या करता है, शोज फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस फ्लोरेसेंस मतलब चमक, है ना। ये ब्लू कलर की एक लाइट एमिट करता है अगर इसको हम यूवी के कांटेक्ट में लाते हैं, तो मतलब एक चमक प्रोड्यूस करता है ये ब्लू कलर की, ठीक है। इसी कारण आमतौर पे ये कैसा होता है, इसको हम डाई प्रोडक्ट्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस की मैं बात करूँ तो एंथ्रासीन एडिशन रिएक्शन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस दोनों ही शो कर सकती है। यहाँ पर हम अलग अलग कंडीशंस को क्या करके देख रहे हैं, कंपेयर करके देख रहे हैं कि कौन से कंपाउंड्स ज़्यादा स्टेबल होंगे। जैसे कि पहली कंडीशन, अगर मान लीजिए आपका जो ग्रुप ऐड होने वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं, जो नया ग्रुप ऐड होगा वो C1 पर अगर अटैच हुआ तो क्या होगा, देखते हैं। ये रहा C1, यह रहा ग्रुप आपका C1 पर आया। जब ये C1 पर आएगा तो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक H था, इसमें साथ में आपका E भी जुड़ गया, ये ग्रुप भी जुड़ गया, तो सीधी सी बात है कौन टूटा, आपका डबल बॉन्ड यहाँ से टूटा। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा तो क्या हुआ, यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्योंकि अगर आप और से देखो तो यहाँ पर रेजोनेंस होने के चांसेस हैं। ये जो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर है ये शिफ्ट होकर यहाँ जा सकता है, तो ये शिफ्ट होकर जब यहाँ पहुँचेगा तो आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर दो तरीके की फॉर्म्स आपको देखने को मिल रही है, रेजोनेंस। नेक्स्ट है अटैक ऑन 2। अब सेकंड पोजीशन पे क्या अटैक होगा, ये रहा ग्रुप, ये गए सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पे ये ग्रुप मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ, हो गया, कार्बोकेटाइन बना C1 पर यहाँ पर क्या हमको कोई रेजोनेंस बनने के चांसेस दिख रहे हैं, नहीं, यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अटैक ऑन C9। C9 यानी कि ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन पे देखते हैं क्या होगा। ये ग्रुप गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जाने पर ये वाला ग्रुप टूटेगा, मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे टूट जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पर आपका एक H, यहाँ पर आपका E, ठीक। अब हुआ क्या, ये हटा यहाँ से तो पूरी रिंग गड़बड़ा गई। कैसे, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा तो यहाँ पर आपका एक C था, मतलब यहाँ पर आपका वैसे नॉर्मली कौन था, C अकेला था, है ना, 1 2 3 4 अकेला C था, लेकिन आपने तो डबल बॉन्ड हटा लिया तो C सिर्फ 3 जगह से घिरा रहा, अकेला बचा। अब वो क्या करे, तब ये जो डबल बॉन्ड है ना वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर कोई नहीं था, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर आ गया। तो अब ये वाले दोनों C तो बैलेंस हो गए इस डबल बॉन्ड के कारण, लेकिन ये वाला अधूरा छूट गया, तो यहाँ पर आ गया आपका कार्बोकेटायन। तो हमने 3 कंडीशंस देख ली। अब आपको क्या लगता है इनमें से ज़्यादा स्टेबलाइज कंडीशन कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 रेजोनेंस फॉर्म दिख रहे हैं इसलिए ये नहीं। यहाँ पर क्या होगा, गौर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नेफ्थलीन, यहाँ पर नेफ्थलीन, पर यहाँ पर 2 बेंजीन, है ना। तो होता क्या है, जो नेफ्थलीन रिंग होती है उसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होती है, लेकिन अगर हम 2 बेंजीन को मिला लें तो उनकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इस कारण आपके जो भी कंपाउंड्स हैं वो आमतौर पर ये वाला केस ज़्यादा शो करेंगे, क्योंकि आपकी जो बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग की रेजोनेंस एनर्जी होती है 36, तो इंटू 2 कितना हो गया आपका 72 किलो कैलोरी, ठीक। और जबकि आपका जो नेफ्थलीन है उसकी होती है सिर्फ 61 किलो कैलोरी।
तो इस वजह से क्या होगा, आपकी जो एनर्जी ज़्यादा है इसकी, इसलिए ये वाला जो अटैक होगा वो ज़्यादा कॉमन होगा। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। अब हम इसको आगे और देखते हैं कि किस किस तरीके से ये एग्जाम्पल में फीड हो सकती है। अब जैसे कि हमने बात की 9th पोजीशन पे कुछ हो रहा है ना, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट किस तरीके के होंगे, एच रिमूव होगा, उसकी जगह ई जुड़ेगा, तो सिंपली बस ई आएगा और जैसे कि तैसा आपका रिंग अरेंज्ड रहेगा, क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ ना। कैसे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इस एच की जगह आपका ई आ गया बस, बाकी तो सारे बॉन्ड सेम ही है, इसलिए आपका बॉन्ड से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट में क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ पर आया है, ठीक, एडिशन होगा 10 पोजीशन पर होगा, तब वो क्या होगा, इस तरीके का प्रोडक्ट बना लेगा, जो कि कैसा होगा, यहाँ बीच वाली रिंग आपकी सैचुरेट हो जाएगी, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा आपका एडिशन प्रोडक्ट। देखते हैं हम क्या क्या प्रोडक्ट्स और बना सकते हैं। अब रिएक्शन की बात करूँ तो जैसे कि हैलोजेंस के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है, हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करने में एंथ्रासीन रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तब क्या होता है, ये जो कार्बन है ना, ये आपका एक कार्बन नहीं सॉरी ये जो क्लोरीन है आपका एक यहाँ पर जाता है और एक यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि मैंने उसमें बताया था एडिशन प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पर आपका बना, यहाँ पर और यहाँ पर 9 and 10 क्लोरो 9-10 डाई हाइड्रो, हाइड्रोजन भी है ना, 9-10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन बन जाता है। फर्दर इसको HCl के साथ में हीट किया जाता है, तब क्या होता है, इसमें से ये वाला HCl हट जाता है और सिर्फ बचता है एक ही जगह, और ये पूरी फिर से अनसैचुरेटेड रिंग बन जाती है, तो ये बनता है 9 क्लोरो एंथ्रासीन। ठीक, तो हेलोजन के बाद हम हेलोजनेशन के बाद हमको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन। एंथ्रासीन हम लेते हैं, एंथ्रासीन है ये, और ये आपका कौन है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड जो रहेगा वो AlCl3 के प्रेजेंस में आपके एंथ्रासीन से रिएक्ट करेगा, और इसमें से यहाँ से H रिमूव होगा, और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो यहाँ पर आके जुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 9 एसिटाइल एंथ्रासीन। अब नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में सिंपली आपको चाहिए HNO3। HNO3 में क्या होगा, एंथ्रासीन से रिएक्ट करेगा HNO3, और साथ में आपको यूज़ करना है, ये जो रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये कंप्लीट होगी आपके एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में। ये रहा एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होगी। हीटिंग के दौरान क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 9th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा 9 नाइट्रो एंथ्रासीन। और साथ ही साथ इस रिएक्शन में और क्या हो सकता है, डाई नाइट्रो कंपाउंड बन सकता है। जैसे आमतौर पर अगर आप HNO3, हम जानते हैं कि नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए HNO3 और H2SO4 इस्तेमाल किया जाता है, तब उस केस में आमतौर पर आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, और फिर वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एंथ्राक्विनोन में। इसलिए जब भी एंथ्रासीन का नाइट्रेशन करना होता है तो ये ना लेकर के ये वाला मिक्सचर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या किया जाएगा, एंथ्रासीन के 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, ये क्या किससे रिएक्ट करेंगे, H2SO4 से रिएक्ट करेंगे। क्या क्या बन सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे बन रहा है क्या, 1 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड, और जो दूसरा बनेगा आपका 2 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड। डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों में, अगर आप लो टेम्परेचर रख रहे हैं ये रिएक्शन करवाते वक्त, तो लो टेम्परेचर पे आपको ये वाला मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आप हाई टेम्परेचर रख रहे हो तो आपको ये वाला मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है रिडक्शन की। रिडक्शन, तो रिडक्शन जो है वो क्या मतलब, वो रिडक्शन का, अगर हम एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन ऐड कर दें तो रिडक्शन हो जाएगा, तो बस कर दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, एंथ्रासीन रिएक्ट करेगी किससे, यहाँ पे मतलब रिडक्शन करेगी किसके साथ में, सोडियम और इथाइल अल्कोहल के साथ में, है ना, तो क्या बनेगा आपका 9-10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगी ना। अब है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन का ऑक्सीडेशन होगा किसके साथ में, Na2Cr2O7 के साथ में, और साथ में हम कौन ले रहे हैं, H2SO4 ले रहे हैं, सोडियम डाइक्रोमेट लिया है हमने, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, और क्या बनेगा हमारा कंपाउंड 9-10 एंथ्राक्विनोन, है ना, 9-10, क्योंकि दोनों पोजीशन हम डिनोट कर रहे हैं। इसके अलावा
अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड या एयर, है ना, या फिर V2O5, इनसे भी हो सकता है, और सेम ही कंपाउंड आपका बनता है एंथ्राक्विनोन। ठीक, अब नेक्स्ट आती है कहानी लास्ट की, आखिर जो आपकी एंथ्रासीन है वो किस लिए इस्तेमाल हो रही है, मतलब क्या यूज़ है उसका। यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो यही लिख देती हूँ मैं, मुझे लगता है कि मुझे नया पेज तो नहीं खोलना चाहिए, यहीं पे मेरा काम हो जाएगा। हाँ, यूज़ क्या है, सबसे पहली बात तो क्योंकि ये फ्लोरेसेंट मटेरियल है तो ये एज सेंटिलेटर इस्तेमाल हो सकता है। सेंटिलेटर की तरह कैसे इस्तेमाल हो सकता है ये, अलग अलग किस्म के डिटेक्टर्स होते हैं जो कि फोटोन्स के अगेंस्ट कुछ रिएक्शन शो करते हैं, लिमिनेसेंस शो करते हैं। तो लिमिनेसेंस, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये फ्लोरेसेंस प्रोवाइड करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो इसकी एक खास बात है कि एज सेंटिलेटर इस्तेमाल हो सकता है डिफरेंट डिटेक्टर्स में। दूसरी बात आती है कि एज इंसेक्टिसाइड भी यूज़ किया जा सकता है, एज वुड प्रिजर्वेटिव, एज कोटिंग मटेरियल, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। मेजर यूज़ क्या है इसका, एग्जैक्टली इसका यूज़ नहीं होता है, इसके कंपाउंड जैसे कि एंथ्राक्विनोन, जो कि आपने यहीं बनाया ये वाला, ये जो एंथ्राक्विनोन है इसका इस्तेमाल हम करते हैं डाई बनाने में, जैसे कि एलिजरीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाइज होती हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती हैं, तब उस केस में ये जो एंथ्रासीन है, या कह लो एंथ्रासीन के डेरिवेटिव्स, वो आपके बहुत काम आते हैं। तो ये था आज का वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर, जो चैप्टर कौन सा है, जहाँ तक मुझे याद है ये चैप्टर 4 है। तो चैप्टर 4 में सेकेंड टॉपिक था एंथ्रासीन, जो कि मैंने आज कवर करवा दिया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फिनेंथ्रीन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।